हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 7 फरवरी 2025 के द हिंदू में क्या है खास जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर देते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू, फ्रंट पेज न्यूज़। आज फ्रंट पेज क्या, बैक पेज ले लो या फिर इंटरनेशनल पेज ले लो, स्टेट पेज ले लो, आप इकोनॉमिक पेज ले लो, एक ही न्यूज़ डोमिनेट कर रही है पूरे द हिंदू को। और वो है जो यूएस से इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है, जो इलीगली यूएस में गए थे, उसको लेके बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है। सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। सेंटर प्लेज डाउन हैंडलिंग ऑफ डिपोर्टीज। ठीक है, क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, ठीक है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने लोगों को कि भाई जितने भी इलीगल इमिग्रेंट हैं, है ना, बाहर के लोग, एलियंस लोग हैं, मैं पावर में आने के बाद एक ऑपरेशन चलाऊंगा, इमरजेंसी लगाऊंगा और उस इमरजेंसी में क्या करूंगा, इन सारे जो इलीगल इमिग्रेंट हैं इनको क्या कर दूंगा, डिपोर्ट कर दूंगा। तो वो प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है और है ना, इसी प्रोसेस में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया इंडिया में, जो इलीगल तरीके से यूएस गए थे। ठीक है, अब डिपोर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप किसी कंट्री में इलीगली जाओगे, आपको डिपोर्ट किया ही जाएगा। ठीक है, एंड हमारे कंट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे जो इलीगली चले गए थे। तो एक म्यूचुअल प्रोसेस होता है कि कोई कंट्री डिपोर्ट करता है इलीगल इमिग्रेंट को और कोई कंट्री जहाँ से वो इलीगल इमिग्रेंट गए होते हैं उनको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहाँ, ये अपोजिशन का जो मतलब जो प्रोटेस्ट है वो किस चीज़ पे शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एग्री करते हैं इस चीज़ पे, बट जिस तरीके से यूएस ट्रीट कर रहा है हमारे लोगों को, है, जिस तरीके से डिपोर्ट किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, क्या हुआ था, कल एक यूएस एयरफोर्स का प्लेन आया अमृतसर एयरपोर्ट पे और 100 से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, 100 से ज़्यादा इंडियंस थे, उन्हें अपने साथ लेके आया। ठीक है, और क्लेम किया कि भाई जो इलीगली हैं, है ना, जो ये लोग इलीगली यूएसए में घुसाए थे, दैट इज़ भाई हम इन्हें इंडिया को वापस कर रहे हैं। ओके, बट जब वो लोग प्लेन से बाहर निकले तो क्या देखा गया कि उनके हाथों में हैंडकप्स थी, पैरों में भी हैंडकप्स थी, रस्सी से बंधे हुए थे पैर। तो मतलब एक बड़े इनह्यूमन तरीके से उनको डिपोर्ट किया गया। इसको लेकर अपोजिशन में ह्यू एंड क्राई है। कल पूरे टाइम पार्लियामेंट क्या हुई, डिसरप्ट रही, एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि एडजर्नमेंट हो गया पार्लियामेंट का। ठीक है, अब इशू यही था कि भाई इस तरीके से क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ये क्लेम करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बड़े पर्सनल रिलेशन है, एंड डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं पर्सनली बहुत अच्छे रिलेशन है। तो हमारे प्रधानमंत्री से यही क्वेश्चन किया गया कि जब आप के इतने अच्छे पर्सनल रिलेशंस हैं तो इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है हमारे सिटीजन्स को। ठीक है, क्यों मतलब यूएस एयरफोर्स का जो प्लेन है वो इंडिया आ रहा है, हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यूएसए में चले गए थे उनको वापस लेके, है ना। ये था ना, थोड़ा क्या हो सकता था, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता था कि भाई आपके इतने लोग हमारे यहाँ पे आ गए हैं, एंड हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है अपना एक प्लेन भेज देती और है ना उनको डिपोर्ट करके यहाँ पे ले आती, बड़ा है ना इजीली चीज़ें हो जाती। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड है तो इस तरह से होना चाहिए था। बट जो तस्वीरें आ रही हैं कि हैंडकप लगाया गया है ना, और तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, और तो बच्चों को भी हैंडकप लगाया गया है, तो बड़ा इनह्यूमन है। तो इस चीज़ पे जवाब मांगेगा सरकार से, और सरकार ने शाम को जवाब भी दिया, है ना। सरकार की तरफ से जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो इस चीज़ का जवाब देने आए। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो ये बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, इसको लेके बहुत ज़्यादा एम्बेरस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अभी से शुरू हुआ है, ये 2009 से 2009 से चल रहा है। 2009 से लेके अभी तक 2025 तक लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों को क्या किया जा चुका है, डिपोर्ट किया जा चुका है इंडिया। कहाँ से, यूएस से। तो कोई नया प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अगर बात करें 2019 की तो एस जयशंकर ने कहा कि भाई अभी तो सिर्फ 100 आए हैं, 2019 में तो 2000 लोगों को, लगभग 2042 लोगों को डिपोर्ट किया गया। ठीक है, एंड जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, और हमारे इंडियंस नो डाउट जाते हैं वहाँ पे इलीगली, तो उनको भेज रहे हैं और हम ग्रेसफुली क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर आवर सिटीजन्स। तो अपोजिशन ने कहा ठीक है, हम सब चीज़ पे एग्री है, बट इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों कि हैंडकप्स लगाई जा रही हैं, पैरों में रस्सियाँ बांधी जा रही हैं। तो इस पर जयशंकर ने कहा कि ये एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि जब भी इलीगल इमिग्रेंट को भेजा जाता है तो इसी मैनर में भेजा जाता है। मान लो हैंडकप नहीं लगाई गई, पैरों में रस्सियाँ नहीं बांधी गई, एंड वो है ना एयरपोर्ट तक लाते लाते कहीं भाग गए तो
ठीक है। तो एक उन्होंने कहा कि ये एसओपी है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिलिएट होने की या एम्बेरस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बहुत सारे विटनेस भी आए कि कैसे औरतों और बच्चों को भी हैंडकप लगाया जा रहा है। ये देखो एक है ना, दिखा रहे हैं ये कि इनका लड़का रहता था वहाँ यूएस में अपने, है ना, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, बच्चे के साथ, कैसे उसको डिपोर्ट किया गया इन ह्यूमन वे में। हाँ, बल्कि उसके बच्चे को भी, है ना, उसकी बीवी को भी क्या लगाए गए, हैंडकप लगाए गए, ना सिर्फ हाथों में बल्कि पैरों में भी। ठीक है। इसके बाद अब ये डिबेट स्टार्ट हो रही है कि भाई जो इंडियंस हैं वो जा क्यों रहे हैं, है ना, इतने डेस्परेट क्यों हैं कि यूएसए जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं या यूके जा रहे हैं। ठीक है। तो इस पर अपोजिशन कह रहा है कि ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की हार है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो गई, है ना, जो हमारी इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग करने में फेल हो गई। अपोजिशन पार्टी से इंडियंस आर माइग्रेटिंग इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ फेलिंग इकोनॉमी। ठीक है। हमारी इकोनॉमी को क्या कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वीक कर दिया। दैट इज वाई क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ क्रिएट नहीं हो रही है, इनोवेशन हमारे यहाँ है नहीं, इसलिए ये लोग कहाँ जा रहे हैं, भाग भाग के यूएसए जा रहे हैं। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, क्या ये पूरी तरह सही है? अगर बोला जाए तो ये एक हाफ ट्रुथ है। ठीक है। नो डाउट, है ना, हमारे यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनीज को लेके, इनोवेशंस को लेके, वो थोड़े टाइट हैं, है ना। दैट इज वाई कभी कभी बोला जाता है कि जो इलॉन मस्क है, मार्क जुकरबर्ग है, वो सिर्फ यूएसए में पैदा क्यों होते हैं, इंडिया में क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? क्या हमारे इंडिया में लोग टैलेंटेड नहीं होते? हाँ जी, टैलेंटेड होते हैं बिल्कुल, बट हमारे यहाँ जो रूल्स हैं बिजनेस के, ठीक है, वो इतने ज़्यादा टाइट हैं कि किसी को मार्क जुकरबर्ग या इलॉन मस्क बनने का मौका ही नहीं मिलता। तो नो डाउट हमारे कुछ, है ना, इकोनॉमिक फेलियर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये माइग्रेशन हो रहा है, थोड़ी सी सच्चाई है। बट क्या ये पूरी तरह सच है? नहीं, पूरी तरह सच नहीं है। अगर आप दो स्टेट को देखो, है ना, एक स्टेट को ले लेते हैं, पंजाब को, पंजाब, ठीक है, पंजाब में हर बच्चा गांव में रहने वाला, ठीक है, उसको जाना है यूएसए जाना है या कनाडा जाना है, यूके जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है। ठीक है। क्यों जाना है उसको, अगर उससे पूछो तो, ठीक है, तो उसे इसलिए जाना है क्योंकि उसके पड़ोसी गए हैं। ठीक है। दूसरा क्या है ना, फॉरेन से लौट के आना थोड़ा कूल लगता है। दूसरा मैरिज वाला भी इशू है। पंजाब में अगर आप देखो कि कोई भी पर्सन अपनी लड़की की शादी उस पर्सन से करना ज़्यादा प्रीफर करता है जो फॉरेन में सेटल होता है। ठीक है। तो बहुत सारे इसके सोशल इशूज भी है। तो सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर इस चीज़ को मर देना या फिर सिर्फ सरकार के ऊपर इस चीज़ को मर देना इस बात का सॉल्यूशन नहीं है। सरकार के लेवल से भी कुछ फेल्यूर्स हैं, कुछ हमारे, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी फेल्यूर रहे हैं। हमारी जो शुरू की सरकारें रही हैं वो ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बना पाई कि इसको रोका जा सके, इस माइग्रेशन को रोका जा सके। दैट इज़ वाई आज ये नौबत आ रही है। बट, है ना, कि सिर्फ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या फिर सिर्फ आपकी जो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, ये कहना बिल्कुल थोड़ा, है ना, ठीक नहीं होगा। ये हाफ ट्रुथ है। ठीक है। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है। तो देखते हैं लेटर ऑन क्या होने वाला है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर 12 या 13 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और वहाँ इस चीज़ को उठाया बहुत जरूर जाएगा और उठाना भी चाहिए, क्योंकि ये प्रेस्टीज की बात है। जब हम एक तरफ, अपोजिशन का भी कहना है कि हम एक तरफ, है ना, क्लेम कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम मेक इन इंडिया चला रहे हैं, इंडिया लीड करेगा, और ऐसे कंट्री के साथ जो ऐसे बड़े बड़े क्लेम करता है उसके सिटीजन्स के साथ ऐसा बिहेव करना, इनह्यूमन बिहेव करना, ये थोड़ा सा गलत है। अगर चाहते तो चीज़ें बहुत शांति से सॉर्ट आउट हो सकती थी। भाई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता, हर दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के बीच में या फिर दोनों कंट्रीज के हेड ऑफ द स्टेट के बीच में, और चीज़ों को, है ना, शांति से, है ना, क्या किया जा सकता था, सॉर्ट आउट किया जा सकता था। बट जिस वे में चीज़ें हुई हैं, ठीक है, कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से मिलने तक का वेट तो कम से कम हो जाता, क्या पता उसमें कुछ सॉल्यूशन निकल के आ जाता। ठीक है। इस तरह से अगर ये चीज़ें नहीं रुकी तो, है ना, अपोजिशन क्या, कोई भी, है ना, एज ए इंडियन मुझे भी देख के बुरा लगा कि मतलब जो मेरे फेलो सिटीजन्स हैं उनको इतने इनह्यूमन वे में ट्रीट किया गया वहाँ पे, है ना, हैंड कप लगा के भेजा गया और ऐसे भेजा गया जैसे टेररिस्ट भेजे जा रहे हैं, है ना। तो बहुत दिनों तक मैं गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ना जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा कि हाँ यूएसए बिल्कुल ठीक कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये रुकना चाहिए, एक प्रॉपर चैनल बनना चाहिए। हमें क्या बात करनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई करो इलीगल इमिग्रेंट को, हमें बताओ, हम अपनी इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स भेज रहे हैं एंड हम लेके आएंगे अपने सिटीजन्स को। ठीक है। तो डिग्निफाइड तरीका ये होना चाहिए। ठीक है। चलिए, बाकी क्या होता है हम द हिंदू में आएगा तो कवर करते रहेंगे। चलिए, सो द नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है लिटरली एंड क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट, जो गवर्नर होते हैं स्टेट्स में, जो गवर्नर्स होते हैं उसकी पावर को। हुआ क्या, तमिलनाडु में गवर्नमेंट, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है,
स्टेट गवर्नमेंट है और जो गवर्नर हैं उनके बीच में एक क्लैश दिखाई दे रहा है। आपने बहुत सारे इंसिडेंसेस सुने होंगे कि गवर्नर पूरी असेंबली को क्या करने आए थे, एड्रेस करने आए थे, और कुछ लोग राष्ट्रगान में नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए एंड लौट गए। ठीक है, अब ये जो टसल है दोनों के बीच का, ये आपका लेजिस्लेटिव स्तर पे दिखने लगा है ना। हुआ क्या कि जो तमिलनाडु की सरकार है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने 10 बिल्स पास किए, 12 बिल्स पास किए सॉरी। इन 12 बिल्स को क्या किया, राज्यपाल ने रोक लिया, कोई अपनी मंजूरी नहीं दी। जबकि प्रोसेस क्या होता है, कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ से पास होता है, गवर्नर अपनी परमिशन देते हैं, दैट इज भाई है ना, उसके बाद क्या बनते हैं, वो एक्ट बन जाते हैं। ठीक है, बट एक्ट बन ही नहीं पा रहे थे क्योंकि गवर्नर अपनी परमिशन नहीं दे रहे थे। इसी को लेके क्या हो गई, जो स्टेट गवर्नमेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट है, वो कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिटरली क्या लगाई है, फटकार लगाई है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आस्क्ड व्हाट तमिलनाडु गवर्नर RN Ravi found so gross about the 12 bills the state government sent him for assent that they were kept pending for over 3 years। है ना, उन्होंने कहा कि भाई आपको ऐसा क्या गलत लगा इन बिल्स में जो आपने 3 साल तक इन बिल्स को क्या करके रखा, विदहेल्ड करके रखा, पेंडिंग करके रखा। ए बेंच ऑफ जस्टिस JB Pardiwala and R Mahadevan recapped the trajectory of 12 bills, mostly to do with higher education, appointment process of vice chancellor in state university for the benefit of the governor whose office was represented by अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो 2 जजों की बेंच है उसने कहा कि भाई ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड बिल थे। ठीक है, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बिल थे, इसमें आपको ऐसा क्या ग्रॉस दिख गया जो आपने इन बिल्स को मंजूरी नहीं दी। ठीक है, जस्टिस परदीवाला ऑब्जर्व दैट दीज बिल्स वर सेंट बाई स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसेंट टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन जनवरी 2020 एंड अप्रैल 2023। ठीक है, तो इस पर लेके गवर्नर से क्या मांगा गया, जवाब मांगा गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि 2 बिल्स को क्या हुआ, बाद में एसेंट दे दिया जब इन्हें लगा गवर्नर को कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया एंड फंस जाऊंगा। ठीक है, जो बाकी के 10 बिल थे है ना, वो क्या किया, इन्होंने फिर से क्या कर दिए, वापस कर दिए। स्टेट लेजिस्लेशन ने फिर से पास किया एंड इन्होंने फिर क्या किया, उनको प्रेसिडेंट के लिए रेफर कर दिया। प्रेसिडेंट ने इन 10 बिल में से एक को तो अपनी एसेंट दे दी है ना, 7 को हेल्ड कर दिया। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैड सब्सिक्वेंटली असेंटेड टू 1 बिल, रिजेक्टेड 7 एंड नॉट कंसीडर्ड द रिमेनिंग 2, 2 को कंसीडर ही नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह का एक टसल दिखाई दे रहा है गवर्नर के बीच में और तमिलनाडु गवर्नर के बीच में, इसको लेके फटकार लगाई है लिटरली है ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी डोंट वांट टू अंडरमाइन द पावर्स ऑफ गवर्नर बट टेल अस व्हाट इज द समथिंग ग्रॉस द गवर्नर फाउंड दैट ही केप्ट दीज परमिशन फॉर ओवर 3 years, जस्टिस परदीवाला सेज। ठीक है, उन्होंने कहा हम कर्व नहीं करना चाहते हैं गवर्नर की पावर को, लेकिन एक बार गवर्नर हमें बताएं कि उन्हें ऐसा क्या गलत दिखा है ना जो उन्होंने इन बिल को 3 साल तक विदहेल्ड करके रखा, पेंडिंग करके रखा। ठीक है, गवर्नर अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पोस्ट बन गई है ना, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और गवर्नर की कंडीशन स्टेट में वैसी ही होती है लगभग कमोबेश जैसी कि सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट की होती है। कई मामलों में ये प्रेसिडेंट से भी पावरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, तो 1967 जब तक स्टेट में और सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, तो गवर्नर भी किसके होते थे, कांग्रेस के होते थे, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखाई नहीं देता था। 1967 के बाद जैसे जैसे क्या हुआ कि स्टेट्स में रीजनल पार्टियों की सरकार बनने लगी, कुछ और पार्टियों की सरकार बनने लगी, बट सेंट्रल में किसकी सरकार रही, कांग्रेस की, और स्टेट में क्या आ गए, दूसरी आ गई। अब कांग्रेस जब गवर्नर अपॉइंट करेगी तो वो किसका पर्सन होगा, कांग्रेस से ही बिलोंग करता होगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम आ गई कि गवर्नर किसका, कांग्रेस का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एंड सरकार स्टेट में किसकी, किसी और की। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो गया, आपको देखने को मिल गया होगा। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, वो कंप्लेन करते रहते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है ना पोस्ट बन के रह गई थी ये। ठीक है, हालांकि इसको कैसे बनाया गया था, फर्स्ट सिटीजन है ना ऑफ द स्टेट है ना, एज ए कैसे बनाया गया था, प्रोटेक्टर
कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था इस पोस्ट को, कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, गवर्नर की होगी। ठीक है, इसके अलावा कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से क्या ना हो जाए, ऑटोक्रेट ना हो जाए, इतना ऑटोक्रेट ना हो जाए कि एक अलग देश बनाने का क्लेम करने लगे। दैट इज भाई एज ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर को बिठाया गया कि गवर्नर किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि हमारा जो यूनिटरी सिस्टम है ना, उस फीचर को दिखाता है कि हमारा जो कंट्री है बहुत सारे स्टेट में बट के भी क्या है ना, एक है। तो इस तरह से दिखाता था। आर्टिकल 153 के अंडर क्या हुआ है, गवर्नमेंट जो गवर्नर है उसका प्रोविजन दिया है। आर्टिकल 153 क्या कहता है, इट स्टेट दैट देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 154 स्टेट दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड इन द गवर्नर। जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी स्टेट की वो किस में वेस्टेड होंगी, आपके गवर्नर में वेस्टेड होंगी। आर्टिकल 163 कहता है एस्टेब्लिश ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर टू एडवाइस गवर्नर एक्सेप्ट इन मैटर रिक्वायरिंग डिस्क्रिप्शन। मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाएगी जिसको हेड करेगा चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर क्या करेगा, इनकी एडवाइस से काम करेगा। आर्टिकल 164 ensure that the council of minister is collectively responsible to the state legislative assembly। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे किसके प्रति जवाबदेह होंगे, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, बहुत सारी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशियल पावर्स हैं, बट जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं है ना, वो बनाती है गवर्नर को सबसे ज़्यादा पावरफुल। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट की, उससे भी ज़्यादा। आर्टिकल 200 के अंडर, ठीक है, गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होते हैं बिल्स को लेके। ठीक है, या तो वो बिल्स को अपनी मंजूरी दे देगा या फिर उनको विदहोल्ड कर देगा, जो असेंट अपनी मंजूरी को है ना विदहोल्ड कर देगा, यानी कि ना तो हाँ करेगा या ना करेगा, या फिर रिजर्विंग इट फॉर द प्रेसिडेंट कंसीडरेशन। अगर कोई सेंट्रल है ना स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सेंट्रल रूल्स को वायलेट करती है, तो किसके लिए रिजर्व कर लेगा, प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट को भेज दिया जाएगा एंड प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या लेजिस्लेशन प्रोसेस है स्टेट का, उसको कंट्रोल करता है आपका गवर्नर। ठीक है, तो इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट की का जो कमेंट है वो आया है कि भाई आप हमें भातक मजबूर मत करो कि हमें आपकी पावर्स को क्या करना पड़े, कर्ब करना पड़े, या सरकार को आदेश देना पड़े, पार्लियामेंट को ये ऑर्डर देना पड़े कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट करो और इनकी पावर्स को थोड़ा कम करो। ठीक है, बात करें अगर गवर्नर के बारे में और बात करें कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है। ठीक है, बस एज जो है 35 से कम नहीं होनी चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, बैंकक्रप्ट, दिवालिया वगैरह नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज। यूनुस प्लान टू किल मी सेज हसीना इन स्पीच। जो शेख हसीना बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन अभी दिल्ली में ही रह रही हैं, तो उनकी कल एक स्पीच एक वेब पेज पे डाली गई एंड क्या बताया गया उसमें, उन्होंने बताया कि कैसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में इनकी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको गिराया गया, और कैसे ये पर्सन मोहम्मद यूनुस जो आज बांग्लादेश का हेड बन के बैठा है, इसने कैसे पैसे के दम पे, यूएस के दम पे कैसे इनकी सरकार को ना सिर्फ गिराया बल्कि है ना शेख हसीना को मारने की कोशिश की। तो इसी को लेके कमेंट आया है। हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले शेख हसीना का जो घर है, यानी कि जो उनका पुश्तैनी घर है, उसको जला दिया गया। ठीक है, नियरली आवर लॉन्ग स्पीच वाज स्ट्रीम ऑन वेब पेज ऑफ अवामी लीग सून आफ्टर ए बुलडोजर रैली बाय ए मॉब डेमोलिश्ड द हिस्टोरिक 32 धनमंडी रेजिडेंस ऑफ बांग्लादेश फाउंडिंग लीडर एंड मिस हसीना फादर शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान से रिलेटेड जितनी भी निशानियाँ वो सब मिटाई जा रही हैं। तो शेख हसीना का जो पुश्तैनी घर है उसको है ना मिटा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, एक बुलडोजर रैली निकाली गई। उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है कि भाई कैसे आपने पैसे के दम पे, यूएस के दम पे मुझे पावर से बाहर निकाल दिया। मेरी सरकार जो जनवरी में फुल मेजोरिटी के साथ आई थी, आपने क्या करा, उस फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट को थ्रोन आउट करके फेंक दिया। एंड इतना ही नहीं किया है ना, उसके बाद मुझे मारने की कोशिश की, मेरी सिस्टर को मारने की कोशिश की, और अब आप क्या कर रहे हो, जो बांग्लादेश की वैल्यूज़ हैं, जो मेरे फादर ने बनाई थी, मेरे फाउंडिंग फादर ने बनाई थी, आप उनको भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये कहने की कोशिश की है अपने ओपन जो स्पीच है शेख हसीना की उसमें। ठीक है, चलिए बात करें बांग्लादेश की। अगर बात करें तो बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, अगर इसकी जो कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल आपको ढाका। ठीक है, करेंसी की बात करें तो टका। ठीक है, 5 इंडियन स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं विद बांग्लादेश, है ना। टाइम AM PM, ठीक है, T फॉर
त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा। ए फॉर असम, ये रहा आपका असम, ठीक है। एम मेघालय, ये रहा मेघालय। पी पश्चिम बंगाल, ये रहा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। और एम मिजोरम, ये रहा आपका मिजोरम। तो 5 जो इंडियन स्टेट है वो बाउंड्री शेयर करते हैं इसके साथ में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। क्रिश्चियन ग्रुप्स इन अरुणाचल प्रदेश goes on fast from February 10 against implementation of anti conversion law, ठीक है। तो जो अरुणाचल प्रदेश की जो है ना, जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है वो क्या कर रही है ना, उसने प्रोटेस्ट दिखाया है, प्रोटेस्ट करने जा रही है फरवरी 10 को, है ना, द अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF, ठीक है। किस लिए? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करने जा रही है एंटी कन्वर्जन लॉ। तो क्या कोई एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया है? तो आंसर है नहीं, कोई एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं बनाया है। यहाँ पे जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो पहले से ही है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ऑफ 1978, ठीक है। जनता पार्टी की सरकार जब अरुणाचल प्रदेश में आई थी 1978 में, तब इस बिल को बनाया गया था। और इस बिल का पर्पज ये था कि किसी फ्रॉड तरीके से, फोर्सफुल तरीके से या मैनिपुलेटिव तरीके से अगर कोई कन्वर्जन होता है तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा। और इस तरह के कन्वर्जन में, है ना, कन्वर्जन करने वाला कोई भी पर्सन अगर इंडल्ज रहता है तो उसको क्या दिया जाएगा? बहुत हैवी पनिशमेंट दी जाएंगी, ठीक है। तो ये बिल क्या है, 1978 से ही था। तो इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, 1978 से है, पर 46 ईयर बाद एकदम से क्यों बात हो रही है, ठीक है। बन गया था 46 ईयर पहले, बट इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। कैसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था? क्यों इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था? क्योंकि कोई भी जब रूल बनता है, कोई एक्ट बनता है, ठीक है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। जब तक रूल्स बनाने की बारी आई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है अरुणाचल प्रदेश में फॉल हो गई, कोलैप्स हो गई। दैट इज वाई एक्ट तो बन गया बट रूल्स नहीं बन पाए। तो अब भाई बात है कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है आपका, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में अरुणाचल प्रदेश भी आता है, उसने क्या डायरेक्ट किया है, जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है उसको डायरेक्ट किया है कि आप जल्दी से जल्दी रूल्स बनाएं और इस बिल को क्या करें, आप लागू करें। तो इसी के ऊपर टर्मोइल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। द अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट वॉज पास्ड बाई द स्टेट असेंबली ड्यूरिंग जनता पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाई PK थुंगन। इट रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल assent on October 25, 78. It was reportedly enacted in response to concern about perceived threat to indigenous faith in state. Successive government closed the overlook act. जो बाद में जो गवर्नमेंट आई उसने क्या करा, इसको ओवरलुक कर दिया, मतलब मना कर दिया। तो देखते हैं क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट। नो वर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन US कैंसिलिंग चाबहार वेवर, ठीक है। अब सरकार क्या कर रही है, जो US की गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्या, क्यों प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना कर पाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की नीति ये है कि इन पे इतने सैंक्शन लगा दो कि ये न्यूक्लियर बम तो छोड़ो, ये चॉकलेट भी अफोर्ड ना कर पाए, ठीक है। तो इसी वे में जो जितने भी इन्वेस्टमेंट के सोर्स हैं, जितने भी इनकम के सोर्स हैं, USA क्या कर रहा है, कट ऑफ कर रहा है। तो इन ईरान के बहुत सारे इनकम के सोर्स में से एक सोर्स ये है चाबहार पोर्ट, जिसको डेवलप किया है इंडिया ने, ठीक है। क्यों डेवलप किया इंडिया ने? कि इंडिया इसी चाबहार रूट के थ्रू मुंबई को जोड़ना चाहता है चाबहार से, देन अफगानिस्तान के थ्रू, है ना, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान वगैरह वगैरह, यहाँ जाना चाहता है। इसके अलावा यहीं से होकर रशिया निकलना चाहता है। तो चाबहार पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटजिकली। इसके अलावा ग्वादर में चाइना ने अपना पोर्ट बना लिया है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए, है ना, ये पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो ये ईरान के वन ऑफ द इनकम अर्निंग सेक्टर में से एक है, ठीक है। तो इसको भी क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। और इसके लिए इंडिया को मनाया जा रहा है कि भाई आप क्या करो, इस चाबहार पोर्ट पे जो डेवलपमेंट है वो करनी बंद कर दो, ठीक है। बट इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है चाबहार पोर्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इंडिया पीछे हटने वाला नहीं है। तो इसी को लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो US है वो इंडिया पे भी सैंक्शन लगाएगा। तो इसको लेके सरकार ने अभी कोई बात नहीं की है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 13 फरवरी को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे तो इस बारे में भी बात की जाएगी एंड मनाया जाएगा
ठीक है, जैसे पिछली बार क्या निकला था, पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में थे तो सेम पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी एंड इंडिया को बोला था कि अब चाबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना रोक दो। इंडिया ने बोला कि देखो हमारे हैं स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट है, तो इसलिए हम तो बंद नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम एक डील कर लेते हैं, हम ईरान से तेल नहीं खरीदते बिल्कुल, बट चाबार पे हमें मत रोको। इस पे डोनाल्ड ट्रंप एग्री कर गए थे। तो देखते हैं इस बार डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की डील पे एग्री करते हैं। बहरहाल इंडिया चाबार पोर्ट को नहीं छोड़ने वाला है किसी भी कीमत पे। चलिए नेक्स्ट, इजरायली टेल्स आर्मी टू प्रिपेयर फॉर डिपार्चर ऑफ गाजन्स। ठीक है, जैसे कि हमें पता है यूएस प्रेसिडेंट ने क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है कि अब गाजा को टेक ओवर करेगा यूएस, ना तो इजराइल को मिलेगा और ना मिलेगा पैलेस्टाइन को गाजा स्ट्रिप। किसको मिलेगा? यूएसए को मिलेगा। अब यूएसए को मिलने का मतलब वही है कि इजराइल ही कंट्रोल करेगा उसको। तो इसी पे इजराइल के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने इजराइल की आर्मी को कहा है कि आप एक मास डिपार्चर के लिए तैयार रहें। ठीक है, लोगों को रजिस्ट करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना लोगों को बोला कि जाओ इजिप्ट जॉर्डन चले जाओ और वो चले गए, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, फोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी के लिए प्रिपेयर रहने को कहा है इजरायली आर्मी को, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, और उन्होंने वेलकम किया है, उन्होंने कहा कि ठीक है यूएसए जो है, यूएसए के आने से क्या होगा, डेवलपमेंट ही होगा इस एरिया में। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे बोला है कि 1000 जॉब्स यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, रिवेरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट बना के रखेंगे, इन्होंने बोला रिवेरिया ऑफ मिडिल ईस्ट। मिस्टर कार्ट सेज कंट्रीज हु हैव अपोज द इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा शुड टेक इन पैलेस्टीनियन। इन्होंने कहा कि देखो हम तो गाजा से निकालना है लोगों को। ठीक है, अब जिन कंट्रीज ने हमारा अपोज किया था ना, इजिप्ट जॉर्डन जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो क्या रख लें। ठीक है, बट मैनी से दे विल नेवर लीव एनक्लेव बिकॉज दे फियर परमानेंट डिस्प्लेसमेंट लाइक नकबा और कैटास्ट्रॉफी व्हेन 100,000 बट डिस्पोज्ड फ्रॉम होम्स इन द वॉर एट द बर्थ ऑफ द स्टेट ऑफ इजराइल इन 1948। ठीक है, तो पैलेस्टीनियन क्या कह रहे हैं कि हम तो नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है, अभी क्या क्या कहा जा रहा है कि आप चिंता मत करो, आपको टेम्पोरली भेज देंगे, डेवलप कर देंगे, फिर आपको बुला लेंगे। बट पैलेस्टीनियन कह रहे हैं नहीं, एक बार गए थे 1948 में बहुत सारे लोग छोड़ के, एंड क्या हुआ, अभी तक वापस नहीं आ पाए, अभी तक रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। तो हम तो पैलेस्टाइन छोड़ के गाजा स्ट्रिप है उसको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें टर्मल हमास की भी वार्निंग आ गई है कि अगर ऐसा कुछ किया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बात करें इजराइल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या है इजराइल, कहाँ पे है इजराइल? ये रहा इजराइल, और इसी इजराइल के अंदर दो एरियाज हैं, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। इन्हीं को मिला के क्या बोला जाता है, पैलेस्टाइन बोला जाता है। तो इसी गाजा स्ट्रिप को, ये जो गाजा स्ट्रिप आपको दिख रही है, इसी को ऑक्यूपाई करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इजराइल की अगर बात करें तो इसके सामने बिल्कुल क्या है, मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिलेगा। पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो इधर आपको इजिप्ट देखने को मिल जाएगा, इधर आपको जॉर्डन देखने को मिल जाएगा, नीचे सऊदी अरबिया देखने को मिल जाएगा, ऊपर सीरिया देखने को मिल जाएगा, और बिल्कुल फार नॉर्थ में आपको लेबनान देखने को मिल जाएगा। इसकी जो कैपिटल है जेरूसलम है, और करेंसी इसकी क्या है, कैपिटल ये रही जेरूसलम, और करेंसी की बात करें तो सेकल करेंसी है। एंड अगर बात करें इनकी पार्लियामेंट को, इनकी पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, नेसेट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, सूडान। सूडान में बहुत दिनों से एक ब्लड शेड चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये कॉन्फ्लिक्ट एकदम से बढ़ गया है। क्या हुआ कि आर्मी, जो सूडान की आर्मी है और जो वहाँ के बहुत सारे मिलिशिया ग्रुप में से एक मिलिशिया ग्रुप है, उनके बीच में झड़प हुई और 80 लोग मारे गए। क्या नाम है इस मिलिशिया ग्रुप का? ठीक है, इसका नाम है सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट नॉर्थ, SPLMN, लेड बाई अब्दुल अजीज अल हिलू। ठीक है, आर्मी ने क्या एलिगेशन लगाया, आर्मी ने एलिगेशन लगाया कि ये लोग क्या इस्तेमाल कर, हाँ उन्होंने कहा 80 लोग मारे गए हैं बट हमारी वजह से नहीं। ये लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और एज ए रिजल्ट हमें क्या हुआ, गोलियां चलानी पड़ी और बहुत सारे लोग क्या हुए, मारे गए। ठीक है, जबकि इनका कहना है, SPLM का कहना है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, जो कुछ किया है किसने किया है ना, वहाँ की आर्मी ने किया है। ठीक है, तो अब देखो पब्लिक सेंटीमेंट किस तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर आर्मी की तरफ जाएंगे तो आर्मी इन ग्रुप्स के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड शेड करने वाली है। ठीक है, और अगर इन मिलिशिया ग्रुप के साथ जाते हैं, SPLM जैसे ग्रुप्स के साथ जाते हैं, तो इनमें क्या होंगे, और ज़्यादा लोग और ज़्यादा लड़ाके जुड़ेंगे। बट ब्लड शेड पक्का, इसको लेके जो यूनाइटेड नेशन है उसने वार्न किया है कि भाई तैयार रहो कि अफ्रीका में एक नया जो ब्लड शेड है वो होने वाला है। और बहुत दिनों से चल रहा है, अप्रैल 2013 से मतलब चल रहा है, ये लगभग 2030 से चल रहा है। क्यों? सूडान के कंट्रोल को लेके आर्मी है और वहाँ की जो आपकी जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सूडान की पावर किसके हाथ में रहेगी। तो देखते हैं नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। बाकी बात करें अगर सूडान की, तो सूडान
नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, ये रहा सूडान, ये रहा सूडान, ठीक है। कैपिटल की बात करें खार्तूम, ठीक है, यहाँ हुआ है ये कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ठीक है। क्या नाम है इसका? रिपब्लिक ऑफ सूडान के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है, ठीक है। किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ, ठीक है, चाड के साथ, लीबिया के साथ, इजिप्ट के साथ, है ना। इसके उसमें क्या है, नॉर्थ रेड सी भी है नॉर्थ ईस्ट में, इरिट्रिया के साथ में और इथोपिया के साथ में। कैपिटल की बात करें तो आपकी खार्तूम है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और इंग्लिश है। करेंसी क्या है? स्पेनिश पाउंड है। पॉपुलेशन लगभग 4.81 करोड़ की है, ठीक है। तो ये रहा आज का द हिंदू एनालिसिस। मिलते हैं कल यानी कि 8 फरवरी के द हिंदू एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।